जय हिंद राष्ट्र। बंगलुरु में 68 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस्लाम कबूल करो वरना स्कूलों को बम से उड़ा देंगे। ये एक सामान्य बात है, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, बल्कि सैनिक आक्रमण होगा बंगलुरु पर, पाकिस्तान का या किसी का भी, तो भी 68 स्कूलों को बम से उड़ाने की जो पात्रता चाहिए, जो उनकी क्षमता चाहिए, वो सेना के बस की भी नहीं है। आप बम गिराकर शहर को, इलाका उड़ा सकते हैं, मगर 68 स्कूलों को निशाना बनाना, इसके लिए जो नो-हाउ चाहिए, जो उसके लिए तकनीक चाहिए और उसके लिए जो मेहनत लगेगी, जो पैसा लगेगा, वो वर्थ नहीं है। उपलब्ध क्या होगा? तो ये बात तो कोई भी पुलिस वाला, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल तुरंत समझ जाएगा कि ये फालतू की बात है, लोगों को मानसिक रूप से दबाव लेने के लिए की गई है। मगर जो इसकी रिपोर्टिंग है वो चिंताजनक है। एक अलग एंगल से मैं बात करना चाहता हूं। मैं इस पहले न्यूज को पढ़ दूं, ये परसों की न्यूज है। बंगलुरु में और आसपास के 68 निजी स्कूलों को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में इस्लाम नहीं कबूल करने पर इन स्कूलों को जिहाद के नाम पर बर्बाद करने की बात कही गई। खतरे की खबर लगते ही सभी स्कूलों में अध्यापकों और बच्चों के बीच दहशत है। माता पिता उन्हें स्कूल से घर ले आए और सुरक्षा कारणों से स्कूल बंद कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि स्कूल परिसरों की पड़ताल में कहीं बम नहीं मिला है। पुलिस ने अब इसे फर्जी धमकी घोषित कर दिया है, कहा है कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। समाचार एजेंसी IANS के सूत्रों के अनुसार ईमेल की विषय सामग्री जिहादी है। दिन भर आतंक के साए में रहे 68 निजी स्कूलों में से 48 बंगलुरु शहर में हैं और अन्य बंगलुरु के ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इन्हें भेजे गए धमकी भरे ईमेल में कहा गया है कि इस्लाम कबूल कर लो वरना मरने के लिए तैयार रहो। हम पूरे भारत में अल्लाह के सच्चे धर्म का प्रसार करेंगे। तुम्हारे पास हमारा गुलाम बनने या अल्लाह के सच्चे धर्म को स्वीकारने का विकल्प है, यानी जजिया देने, जिम्मी बन के जजिया देने, या फिर इस्लाम कबूल करने का विकल्प है। हमारे विस्फोटों से मंदिरों और बुद्ध से लेकर अनंत तक सभी मूर्तियों के टुकड़े हवा में उड़ेंगे। ईमेल में दावा किया गया कि स्कूल परिसरों में विस्फोटक लगे हैं। धमकी को मुंबई के आतंकी हमले से जोड़ते हुए कहा गया कि शहीदों ने अल्लाह की राह में सैकड़ों मूर्ति पूजकों को, काफिरों को मार डाला। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये किसी को भी पहली नजर में समझ में आ जाएगा कि ये संभव नहीं है। किसी एक स्कूल में करना, उसके लिए भी जितने बड़े पैमाने पे विस्फोटक लगेंगे, कुछ के लगा के क्या लेगा? बच्चों को मार के, बच्चों के स्कूल उड़ा के किसी को क्या मिलेगा? और स्कूल छोटी मोटी चीज नहीं होता, उसमें ब्लॉक्स, उसकी व्यवस्था करने वाले लोग, प्रिंसिपल जहां बैठते हैं वहां, क्लासेस, फील्ड, ये वो सब बहुत बड़ी चीज होती है। स्कूल कोई छोटा सा 1.5 मंजिल का मकान नहीं है कि ग्रेनेड फेंक दिया उसका काम हो गया। इसमें लंबा चौड़ा काम है, तो मिलेगा क्या? ये कोई भी समझ सकता है। बट जिस व्यक्ति ने इसकी रिपोर्टिंग की है, उसने इसकी रिपोर्टिंग इस तरह से की है जो पढ़ने वाले को मानसिक दबाव में ले। मैं निश्चिंत हूं, बिल्कुल 100% निश्चित हूं कि ये रिपोर्टिंग करने वाला कोई हिंदू है। इतनी वाहियात, बेवकूफी भरी, डराने वाली, धमकाने वाली रिपोर्टिंग जो पढ़ने वाले डर जाएं, ऐसे ही लोग किया करते हैं। मैं कई बार लोगों से उलझ पड़ता हूं। स्वाभाविक है, मैं सारे राष्ट्र से अपेक्षा करता हूं, उसे उकसा रहा हूं, उसको तत्पर बना रहा हूं। अपनी समझ से लोगों से कह रहा हूं कि उग्र बनो, उद्धत बनो, तेजस्वी बनो। तो ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति से यह सहज है कि वो किसी मतभेद की बात पर पहले तर्क करेगा, फिर प्रयास करेगा कि दूसरा तर्क सुन ले, नहीं सुनेगा तो डांट देगा। बहुत धीरज नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता वाले अनंत काल तक तर्क नहीं कर सकते, मेरे जैसे लोग नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में यह हो गया है,
बिहार के फलाने गांव में ये हो गया है, वहां उस मंदिर में कोई व्यक्ति पैर रखकर शिवलिंग पे और फोटो खिंचवा रहा है और वहां ये हो गया, और इसको इतना शेयर करो कि प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री तोप लेकर निकल पड़ेंगे और वहां से फायरिंग होगी और उसको मार देंगे और कूट देंगे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसी चीजों को बड में ही तोड़ देने की जगह दूसरे को और तनाव देने की कोशिश करते हो। इसको वहीं कुचल दिया जाना चाहिए। ऐसी बेवकूफी की बातों को बढ़ाने का क्या मतलब? मगर रिपोर्टिंग दहशत में है, परिवार और बच्चे दहशत में आ गए। ये दहशत में आए ना आए, आपकी रिपोर्टिंग पढ़ के आ जाएंगे। और इन दहशत में आए बच्चों से आप अपेक्षा कर सकते हैं क्या कि भविष्य में ये बड़े होकर समाज के लिए पौरुषवान कोई योगदान दे सकते हैं? क्या ये संभव है? हम चाहते हैं समाज पौरुषवान बने, समाज वीर बने, तो उसके बीज भी तो डालने पड़ेंगे, उसको नर्चर भी तो करना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा, वो झुलस न जाए इसकी चिंता करनी पड़ेगी, बारिश उसे उखाड़ न दे, गिरा न दे उस पौधे को, इसकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, हमारे लोग पूरा प्रयास करते हैं ऐसी मूर्खता की बातें करके। इन चीजों को वहीं उसी समय को चल दिया जाना चाहिए। मुझे भी ये करना चाहिए, इस न्यूज़ को उठाना नहीं चाहिए, मगर मैं नहीं उठाऊंगा तो ये बात पहुंचेगी कहां से, कैसे लोगों तक कि ये बेवकूफियां कर रहे हैं। रात के 11 बजे कोई साहब मुझे व्हाट्सएप भेज देते हैं, बताते हैं कि फलाना आपके बारे में ये कर रहा है। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं 11 बजे रात के तलवार लेके निकलूं और दौड़ता हुआ मथुरा जाऊं और उसकी गर्दन काट दूं? क्या करूं? आप मेरे हितैषी हैं या मैं आपका हितैषी हूं? तो आपके बारे में जो कोई कच्ची पक्की बात कहेगा तो मेरा पहला कार्य है कि मैं उसका विरोध करूं, उसको चुप कराऊं। आपका मित्र हूं, इसलिए मेरे बस का नहीं है, वो 4 हैं, मेरी क्षमता उनसे कम है, तो मैं वहां से बाहर आ जाऊं। ये जो तीसरा विकल्प के रात के 11 बजे या किसी समय भी दिन के मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि फलाने साहब आपको चौराहे पर गाली बक रहे हैं, आपकी मां बहन एक कर रहे थे, इससे क्या बनेगा आपको तनाव में देने के अलावा? मेरे ये जो रिपोर्टिंग है कि दहशत में लोग आ गए, घबरा गए और सारे स्कूलों में हड़कंप मच गया, ये जो शब्दावली है, क्या वस्तुतः ऐसा होता है? क्या हड़कंप मचता है? किसी के भी ध्यान में आ गई? बेवकूफी की बात है। मैं जहां का रहने वाला हूं, काशीपुर, वहां एक दंगे जैसा एक सज्जन अपने घर में, उनके घर में बम फेंका गया था या वो बम बनाए थे, भगवान जाने क्या सत्य है, क्योंकि वो पता कभी नहीं लगा। वो हिंदू थे। मुरादाबाद का दंगा चल रहा था, बड़ा भयानक दंगा था। ईदगाह में हंगामा हुआ, सूअर आ गया करके। ईदगाह के अंदर ईद की नमाज पर सूअर आ जाए संभव नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था होती है, सूचना होती है, जो लोग सूअर पालते हैं कि सूअर आज बाड़े से बाहर न निकलें। आसपास में पुलिस लगी होती है, फिर भी हंगामा किया गया और एकदम से पुलिस पर हमला कर दिया गया। इतना जोरदार हंगामा हुआ था, इतना भयानक हमला हुआ था कि मुरादाबाद कोतवाली का गेट, जो 1857 के विप्लव में भी बंद नहीं हुआ, उस पर इतने जोर से आक्रमण हुआ था, इतने फायर किए गए थे, इतना पथराव किया गया था कि उसका दरवाजा बंद करना पड़ा। लकड़ी का दरवाजा जो शायद 70-80 साल से बंद नहीं हुआ होगा, 100 साल से बंद नहीं हुआ। उसका तनाव बिजनौर में, काशीपुर में, रामपुर में, चंदौसी में, कुंदरकी में, आसपास के क्षेत्रों में था ही। तो कोई साहब या तो व्यवस्था कर रहे होंगे कि यहां हो गया तो हम क्या करेंगे, और या फिर उनको वहां बम फेंका गया। बहरहाल हुआ ये धमाका, हुआ दाएं से बड़ी जोर से, और एकदम से लोग बाहर निकल आए हथियार ले लेके। जिसके पास जो था, तो हथियार के नाम पर कुछ डंडे पंडे थे, एक आध के पास त्रिशूल था, एक का पास कुछ, जिसे पुलिस वाले ने धमकाया साले बंद कर दूंगा, तो वो अपने त्रिशूल को जीने में रख आया। ये समाज से लड़ने वाली मानसिकता है। तो शिशु मंदिर के बच्चे थे। शिशु मंदिर हमारे किले के बिल्कुल लगा हुआ बाहर की भूमि पर है। तो हम सक्रिय थे उस समय। तो हमसे सुभाष जी थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, इनमें से कुछ लोगों को कोई गांव बताया, वहां पहुंचना है। और हमने कहा ठीक है। हमने एक खड्ग ली अपनी, और अपनी
उन्होंने एक साइकिल दी हमको, हम और एक शिशु मंदिर के आचार्य, और बच्चों का उस समय तांगा चलता था, तांगे के साथ साथ हम उन बच्चों को पहुंचाने गए। लौट कर आए, लोकल अखबार निकलता था दशानन नाम का, उसकी जो रिपोर्टिंग थी वो ऐसी थी कि बिल्कुल साफ धुएं निकलने लगे लोगों के, थर थर कांप रहे थे, अब फलाना ढमाका। हमने तो कुछ भी ना देखा। वो लौट के आए तब भी हम बाजार में ही थे, सुबह तो बाजार में थे, कुछ भी ऐसी घटना नहीं थी। तो ये जो रिपोर्टिंग की गई, यह जो रिपोर्टिंग की जाती है, इस रिपोर्टिंग का उद्देश्य क्या है? सच पहुंचाना या सच को सेंसेशनल न्यूज बनाना? आप सेंसेशनल न्यूज बना रहे हैं, इसका परिणाम समझते हैं? ध्यान रहे, संभावित, क्योंकि लोगों की गणना है, इस पर आकलन है, सर्वे हैं, 11 से 17% के बीच मुस्लिम समाज के लोग रेडिकल हैं। यानी भारत में 20 करोड़ लोग हैं, फर्ज कीजिए इस्लामी, तो 2.25 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ तक के लोग रेडिकल हैं, जो ये मानते हैं, रेडिकल मतलब जिनका मन ये है, जो ये मानते हैं कि इस्लाम जीत जाएगा, काफिर खत्म कर दिए जाएंगे, सारा भारत इस्लामी बनेगा, दोबारा से यहाँ हरे झंडे होंगे, काले झंडे होंगे, अल्लाह अकबर का गलबा होगा, और काफिर जजिया देंगे, जिम्मी बन के, सेकेंड ग्रेड सिटीजन बन के, आधे गुलाम आधे पौने गुलाम बन के जजिया देंगे, जो इस न्यूज में कहा गया है। आप क्या चाहते हैं? इनसे कैसे निपटा जाएगा? भारत की सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ वगैरह वगैरह सब मिला लीजिए, 20 लाख से ऊपर नहीं है। 20 लाख लोग अपने से 10 गुना, 2.25 करोड़ से 3.5 करोड़ लोगों के बीच तक, और बाकी इनके पीछे सपोर्टर तो है ही, विरोध तो नहीं करते। कल ही मेरे कुछ व्यापारी जो मुझे माल बेचने आए हैं, वो मेरे पास आए, वो ऐसी बात निकल आई, उनकी तरफ से नहीं निकली, मेरी तरफ से निकली, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के बारे में। तो उन्होंने, और मैंने उनसे कहा कि इजराइल में जो कुछ हो रहा है यहूदी, तो उन्होंने कहा साहब यहूदी भी तो मार रहे हैं। भाई जगह उनकी है, मगर हर मुसलमान, वो जो माल बेचने आया, जिसे इस बात का खतरा है कि मैं बिदक गया तो उसका माल नहीं भेजूंगा, 2 लात मार के निकाल के बाहर कर दूंगा, वो भी अपना तर्क क्यों रख रहा है? सपोर्टर तो है ही, आंतरिक रूप से उसका पक्ष उनके मन में है ही, ये उनकी धारणा है ही। और ये धारणा का स्रोत क्या है? उनकी किताबें। तो आप जो उसके शिकार बनने वाले हैं, जो उसके संभावित शिकार हैं, और बरसों शिकार रहे भी हैं। दिल्ली एक लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक इस लूटमार का केंद्र रही है। इन्हीं किलों में लोग रहकर और आसपास के इलाकों में लूटते थे, और दक्षिण तक धावे मारे, बंगाल तक धावे मारे, जहां जहां उनके बस का था, जहां जहां उनकी चली, उन्होंने सारे पाप कर्म किए। भारत पे कभी मुगल साम्राज्य नहीं रहा, दिल्ली केंद्र थी लुटेरों का, और वो लूट मार के लिए बाहर निकलते थे और वापस आ जाते थे। कोई जैसा आज सिस्टम है, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल्स टैक्स दे रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, हमें सुरक्षा व्यवस्था, ऐसा कभी नहीं रहा है, क्योंकि गुंडागर्दी लूटमार का केंद्र तो यही खुद थे, मुगल या इस्लामी शासक। ये सभ्य शासक नहीं थे, ये चांडाल थे, बिल्कुल राक्षसी व्यवहार वाले लोग थे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। किसी तरह से मराठों ने, जाटों ने, सिखों ने लड़के इस्लामी सत्ता को परास्त किया, उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज ने इन सत्ताओं को भी कमजोर कर दिया। उसके बाद अंग्रेज चले गए, भारत में प्रजातंत्र आ गया। प्रजातंत्र में एक सिस्टम सा बना हुआ है कि वो सारी पार्टियां, लगभग सारी पार्टियां का, पूरी लगभग नहीं, सारी की सारी पार्टियां, भाजपा समेत सबके सब इस्लामी तलवे चाटते हैं। भाजपा तक विरोध नहीं कर पाती इस्लाम का, उसकी मानसिकता का, उसकी गलतियों का, उसकी बेहूदगियों के सामने चुप रहती है। तो कांग्रेस का कहना क्या, सपा का कहना क्या, ममता का कहना क्या, सबका एक सवाल। तो हम चाहते क्या हैं? इस दिशा में देश बढ़ता चला जाए और फिर से इस्लामी बन जाए, या दृढ़ता के साथ इसके सामने हम डटें। इस काम को हमारी जैसी 10-15 आवाजें सारे भारत में हैं,
विभिन्न भाषाओं में, हिंदी की नहीं कह रहा हूं, सब भाषाओं में 10-15 आवाजें। ये आवाजें बढ़ें या ये बढ़ें कि दहशत फैल गई एक ईमेल से, ईमेल के साथ में एटम बम आया था। आप क्या कर रहे हैं? तो धमकी गहन चिंता का विषय नहीं है, उनकी मानसिकता सदैव से है। इसकी जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसका परिणाम समाज को भीरू बनाने में होगा, उस रिपोर्टिंग के बारे में गंभीर चिंता कीजिए। और ये रिपोर्टिंग मैं पढ़ रहा हूं दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण को दक्षिणपंथी अखबार माना जाता है। इसके मालिक नरेंद्र मोहन भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। उनकी कुछ कविता नुमा जैसी चीजें छपती थी, वो मैं ब्रह्म तुम आत्मा टाइप का कुछ काम लिखते थे, उनके नाम से कोई लिखता होगा, ये सब वो करते थे। ये दक्षिणपंथी अखबार की रिपोर्टिंग है। तो जो तटस्थ हैं, वामपंथी हैं, उनका क्या हाशर होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करने वाला है? हिंदुस्तान टाइम्स क्या करने वाला है? समाज को हर तरफ से दबाव देना आना चाहिए। हमें जीतना है तो जीतने की मानसिक तैयारी बरसों पहले से करनी पड़ती है। एक दिन में ये मानसिकता नहीं बनी। 712 में सिंध पर जो आक्रमण सफल हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, उससे पहले 14 बार मोहम्मद बिन कासिम और उसके जैसे सेनापतियों को सिंध से मार के भगाया गया था। मगर गजवा हिंद दिमाग में था, या गजवा हिंद ना सही तो कुछ और सही, बहरहाल क्योंकि गजवा हिंद पर ये विवाद है कि वो शायद ब्रिटिश पीरियड में हदीस जोड़ी गई है, होगा। तो भी आक्रमण तो कर ही रहे थे। क्यों कर रहे थे? काफिरों को खत्म करना है, उनका माल लूटना है, उनकी लड़कियां लूटनी है, लौंडियां बनाना है, गुलाम बनाने हैं, उनके किले खत्म करने हैं। और उस लगातार 14 बार आक्रमण के बाद, 14 बार पराजित होने के बाद, 15वीं बार जीतने के बाद स्थिति ये बनी कि 1947 में पूरा सिंध छीन लिया गया। भारत की अत्यंतिक मर्मांतक संघातक पराजय 15 अगस्त 1947 को हुई है। उससे पहले हम लड़ते रहे थे, जीतते थे, हारते थे, मारते थे, पिटते थे, सब होता था, मगर हमने ललक नहीं छोड़ी थी जीतने की। उस ललक का कारण था कि हमारे हृदय जगमगाए हुए थे कि हम जीतेंगे। अब जो मानसिकता आ रही है लंबे समय से गांधी और उसके चेले चांटियों की, उसका परिणाम राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है।